हेलो स्टूडेंट्स, मैं परवीन वर्मा आज आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ। क्या है? बेसिक कटिंग एंड स्टाइलिंग। अब कटिंग और स्टाइल तो सबको पसंद होगा, तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कटिंग और स्टाइलिंग मैक्सिमम सब लोगों को पसंद होता है। जेंट्स को अपने तरीके से हेयर कट पसंद है, लेडीज को अपने तरीके से हेयर कट पसंद है। जेंट्स में तो क्या है कि जैसे छोटे बालों की कटिंग हो जाती है, बट हम लेडीज क्या करती हैं, इसमें हम बहुत से कट अपने करवाते हैं। जैसे इसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है लेयर कट और फेदर कट। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बताएंगे। वैसे तो कट्स बहुत होते हैं, स्टेप कट हो गया, बॉय कट हो गया, बॉब कट हो गया, लेयरिंग कट हो गई, फेदर कट हो गई, ब्लंट कट हो गया। इस तरह से बहुत से कट है और ये अपने विशेष लुक देते हैं। कटिंग में हम लोगों को कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। देखो, एक बात तो है, अगर हमारे बाल कट जाते हैं तो वापस जुड़ नहीं सकते, इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम कट कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बाल कितने हैं और हम कि उसके अकॉर्डिंग कौन सा कट करवा सकते हैं, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप हेयर ड्रेसर से भी आप डिस्कस कर सकते हो, जिसे हम क्लाइंट कंसल्टेशन कहते हैं। ओके, तो ये हमारा एडवांस हेयर कट है। एडवांस हेयर कट में आज हम लेयरिंग और फेदर के बारे में बात करेंगे। इसको मैं आपको अच्छे से पिक्चर में भी दिखाऊंगी और वैसे भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कैसा लुक आता है। लेयरिंग कट में क्या होता है, पीछे से लेयर्स बनती है। जैसे पहला कट, फिर दूसरा कट, फिर तीसरा कट, ऐसे लेयर्स बनती जाती हैं। ये लेयरिंग हमारी आगे से भी हो सकती है बालों की और पीछे से भी हो सकती है। फेदर कट में क्या होता है, ये हमारा कट बिल्कुल पंख जैसा होता है, जैसे आपकी बुक्स में दिखाई हुई है। देखो, ये आप देख रहे हो, इसमें लेयरिंग कट है। ये लेयरिंग बालों की आगे, ये देख रहे हो आप, इस तरह से आ रही है। लेयर जैसे बनती है उस तरह से स्टेप बाय स्टेप लेयर्स बन रही है। और फेदर कट में बिल्कुल पंख जैसे बाल, जैसे आप पक्षी के पंख देखते हो उस तरह से बिल्कुल पंख नुमा बाल हमारे बनते हैं इस कट में। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें विशेष सामान की जरूरत होती है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम बात करते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग की। हेयर स्ट्रेटनिंग और प्रेसिंग एक ही होती है। हेयर प्रेसिंग मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होती है। ये देखिए, ये हमारी हेयर प्रेसिंग मशीन है। इससे हम बालों को प्रेस करते हैं। हमारी टेम्परेरी और परमानेंट दो स्ट्रेटनिंग होती है, प्रेसिंग नहीं होती। हम परमानेंट प्रेसिंग को तो कुछ कह नहीं सकते, बट हम स्ट्रेटनिंग में हम बात दो कर सकते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं तो हम बालों में सीधा शैम्पू किया, कंडीशनर किया और बालों को थोड़े थोड़े हिस्सों में लेकर हमने क्या किया, इसमें प्रेसिंग किया। इसमें ये हमारे पास सिंपल प्रेसिंग मशीन है। आप देख रहे हो, छोटी सी लाइट वाला बिंदु है और ऑन ऑफ का बटन है और ये प्लेट्स लगी हुई है और ये हमारी वायर है जिसको हम प्लग में लगाएंगे। इसे हम गर्म होने पर वेट करेंगे और फिर क्लाइंट के वॉश किए हुए बालों पर थोड़े थोड़े बाल लेकर हम प्रेस करेंगे। ये है हमारी टेम्परेरी प्रेसिंग या स्ट्रेटनिंग। आ गया समझ? ये हमारी प्रेसिंग मशीन है। अब मैं बात करती हूँ परमानेंट स्ट्रेटनिंग की। परमानेंट स्ट्रेटनिंग में हम क्लाइंट को 5 से 6 घंटे देते हैं। उसके अंदर हम कुछ मटेरियल यूज करते हैं, जैसे स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग क्रीम आती है, उसके लिए न्यूट्रलाइजर आता है जो बालों को हानि होने से बचाता है, न्यूट्रलाइजर। तो ये हमारी बात क्लियर होगी स्ट्रेटनिंग और प्रेसिंग की। फिर हमारी बात आती है हेयर टेक्सचर।
देखो ये भी सारे, अगर हेयर की हम जहाँ बात करते हैं वहाँ पे हमें क्लियर होना चाहिए कि उसके लिए हमें बालों का टेक्सचर जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम बालों का टेक्सचर नहीं जानेंगे तो हम ना तो कट कर पाएंगे और ना ही कोई स्टाइल कर पाएंगे। अगर आप कोई भी देखो सैलून में जाते हो, उसमें चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, मेल फीमेल दोनों आपके बालों का टेक्सचर देखते हैं। और हम भी अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसका टेक्सचर जानेंगे। ये मैं बात आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि अगर आप कल को अपना कैरियर बनाते हो उसमें भी ये आपको विशेष बातें काम आएगी। दूसरी आपके सिलेबस से भी जुड़ी है। आप इन बातों को अगर जानोगे, अगर अपने लिए भी लागू करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। आपको इन बातों की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर हम कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, स्किन का है या हेयर का है या नेल का है, तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है। अगर आप इन बातों को जानोगे तो आप कभी जिंदगी के अंदर किसी से चोट या मार नहीं खाओगे। आप इन बातों को अच्छे से जानोगे। तो हेयर टेक्सचर की बारी आती है। हेयर टेक्सचर का मतलब होता है बालों का लुक देखना है, बाल कितने हैं, यानी कि पतले हैं, मोटे हैं, कैसे हैं। फिर बालों की हमारी होती है डेंसिटी, यानी कि बालों की मोटाई कितनी है। डेंसिटी मीन्स गहराई कितनी है बालों की। ठीक। फिर हमारी बात आती है बालों की फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, बालों की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है। जैसे आपने इलास्टिक देखा होगा, जो हम कपड़ों निकर में वगैरह डालते हैं या स्कर्ट में हमारे होता है इलास्टिक, या कोई रबर बैंड होता है, उसको आप खींचते हो, ऐसे खींचते हो और उसको छोड़ते हो तो वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। इसी तरह मैं बालों की बात करती हूँ हेयर टेक्सचर में कि उसी तरह हम बालों की फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। अगर आप एक बाल की स्ट्रैंड लेते हो और उसको आप खींच कर ऐसे देखते हो, वापस उसको छोड़ते हो, अगर उसी स्थिति में आती है या बिल्कुल स्ट्रेट रहता है तो वो बालों की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक। बालों की डेंसिटी क्लियर होगी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसी तरह हम बालों की देखेंगे कि बाल पतला है या मोटा है, ये भी हम देखेंगे ताकि हम कटिंग या स्टाइलिंग के लिए उस पर वैसा ही हम बना दें। ठीक। फिर हम बात करते हैं पैरासिंग मटेरियल की। अब देखियो मटेरियल, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती हूँ मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। मैंने आपको यहाँ पे ये कॉम्स है 3 मेरे पास। अब आप नॉर्मल अगर घर में यूज करते हो तो आपको ये नहीं मालूम कि इसमें से कॉम कौन सी लेनी है। हम सीधा यही कह देते हैं कि कॉम देना बस, लेकिन हमें इन कॉम्स के बारे में मालूम नहीं है। मेरे पास यहाँ पे एक कॉम नहीं है जिसको हम टेल कॉम कहते हैं, जिसके पीछे एक पूंछ बिल्कुल पूंछ की तरह होती है, बिल्कुल तिखी होती है। वो हमारे बालों की पार्टिंग करने के काम आती है, जिसे हम टेल कॉम कहते हैं। ये है हमारा बार्बर कॉम, इसे हम बालों की बारीक से बारीक कटिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल कॉम, इसे हम कोई भी सिंपल हम बालों की जो कॉम है कर सकते हैं। ये है हमारा स्टैंडर्ड कॉम, इसे हम बालों के टैंगल्स रिमूव करते हैं, यानी कि उलझने निकालते हैं। इससे भी चौड़े दांत वाला, इसे हम टीथ कहते हैं, चौड़े दांतों वाले भी कॉम आती है जिसे हम स्टैंडर्ड कॉम कहते हैं। तो आपको कॉम्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारी बारी आती है प्रेसिंग मशीन। तो मैंने आपको दिखाई थी कि प्रेसिंग कैसे होती है, ये है हमारी प्रेसिंग मशीन। नेक्स्ट है हमारा ड्रायर। ड्रायर हमारा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर हमारा ड्रायर हल्की क्वालिटी का होगा तो हमें बालों पर विशेष इफेक्ट नहीं देगा। हमारा जो ड्रायर है ये मेरा अच्छी कंपनी वाला ड्रायर है। इसमें हॉट एंड कोल्ड दोनों ही काम करता है। गर्मियों सर्दियों में ये हमें गर्म हीट देता है और गर्मियों में हमें कूल देता है ये। तो इसलिए हमें इस पे विशेष बालों पे इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादा गर्म बालों में प्रेसिंग या आयरनिंग या ड्रायर यूज करते हैं तो ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। ये मैं आपको लास्ट में पॉइंट क्लियर करूंगी। नेक्स्ट है सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब इन चीज़ों के लिए हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस भी होना चाहिए। अभी मैं बता ही रही थी कि अगर आप बिजली के उपकरण इक्विपमेंट्स ज़्यादा बालों पर यूज करते हो तो वो आपके बालों को डैमेज करते हैं, स्प्लिटेंट्स करते हैं। स्प्लिटेंट्स मतलब दो मुँहे बाल, तो जानते होंगे ना, एक बाल के दो मुंह, यानी कि स्प्लिटेंट्स दो मुँहे बाल। तो ये
हमारे बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप ज़्यादा प्रेसिंग करवाते हो, बालों में स्ट्रेटनिंग करवाते हो या बालों में क्रिम्पिंग करवाते हो, बालों में कर्लिंग करवाते हो, तो ये भी आपके बालों में विशेष तौर पर हार्मफुल करते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल्स जो आप अपने बालों पे यूज करते हो वो आपके बालों को डैमेज भी करते हैं, बालों को झड़ते हैं, टूटते हैं और तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें इन बालों के लिए थोड़ा विशेष ध्यान चाहिए। दूसरी बात सेफ्टी में क्या है, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है कटिंग करवाने के लिए, स्टाइल बनाने के लिए, हमेशा बालों को शैम्पू करना होना जरूरी है। ऑयली बालों में कोई भी आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये एक स्पेशल बात है आपके लिए। दूसरी बात, अगर हमने क्लाइंट पे कोई भी ट्रीटमेंट करना है उसके लिए हमारे बाल कवर होने चाहिए ताकि बार बार मुंह पर आगे नहीं आना चाहिए, हमारी मेंटेन ड्रेसअप होना चाहिए, हमारे पास लैब कोट होना चाहिए ताकि हम अपने इक्विपमेंट उसमें रख सकें। जैसे हमारे पास कैंची, थ्रेडिंग वगैरह, इस तरह से जो हमारे पास डेली यूज होने वाला सामान है वो हम उसमें पॉकेट में रख सकें। दूसरा, हमारे नेल्स में बात आती है, हमारे नेल्स साफ सुथरे और ट्रिमिंग किए हुए होने चाहिए, हमारे बाल बंधे हुए होने चाहिए, खुले बाल नहीं होने चाहिए, ताकि अगर हम कोई क्लाइंट का काम करते हैं तो उसके मुंह पर हमारे बाल नहीं आने चाहिए। तो ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, अगर आप कुछ क्लाइंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपने लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना होता, क्योंकि उससे हमें दुर्गंध आती है, हमें भी ऐसा फील होता है और हमारे क्लाइंट को भी। इसलिए अगर आप ये पहली बात तो खाओ ही मत, अगर खाते भी हो तो आप इसके लिए रिफ्रेशमेंट लें। जैसे पुदीने की गोलियां होती है या पुदीने की टॉफी वगैरह ले सकते हैं आप, सेंटर फ्रेश वगैरह होगी, सौंफ चीनी होगी, इलायची होगी, इस तरह से आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। तो दूसरी बात, हैंड अच्छे से वॉश होने चाहिए, ये तो हमारा पहला काम है। तो आपने अच्छे से सेफ्टी प्रिकॉशन भी जाना होगा। नेक्स्ट हमारी बारी आती है, ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, पहले वाले टेक्सचर और ये प्रिपरेशन वाले भी क्लियर हो गए हमारे पॉइंट। नेक्स्ट हमारी बारी आती है क्रिम्पिंग मशीन। क्रिम्पिंग मशीन वो होती है, जैसे मैंने अभी आपको ये प्रेसिंग मशीन दिखाई थी, इसी के अंदर देखो हमारे पास क्रिम्पिंग मशीन मेरे पास अभी है नहीं, इसलिए मैं आपको वो दिखा नहीं सकती, बट मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ कि क्रिम्पिंग मशीन कैसी होती है। जैसे इस तरह से है, उस प्लेट में जिगजैग बने होते हैं ऐसे, या लंबी लंबी ऐसे लाइंस बनी होती है, जिससे हम अपने बालों को उसमें डालते हैं तो गर्म करने पर बालों में रिंकल्स बन जाते हैं या जिगजैग बन जाते हैं। इस तरह से बालों में आपके कर्ल्स आ जाते हैं, जिससे आपके बाल क्रिम्प हो जाते हैं। या फिर इस तरह से मशीन होती है, उसके अंदर वो प्लेट पे बने होते हैं और हम बालों पर जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, बालों पे हम प्रेसिंग करेंगे, इसी तरह से क्रिम्पिंग करेंगे तो बालों पे ऐसा इफेक्ट आएगा, या जिगजैग का आएगा, या एस नुमा आएगा। इस तरह से ये क्रिम्पिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारी बारी आती है कर्लिंग रोड की। ये क्लियर हो गया हमारा पॉइंट। कर्लिंग रोड वो होता है, कर्लिंग रोड भी हमारे पास है नहीं, लॉकडाउन की समस्या होने पर हमारे पास पूरा सामान नहीं है, इसलिए मैं आपको इसी में क्लियर पॉइंट करूंगी। हाँ, लेकिन पिक्चर के द्वारा मैं आपको सारे ये इमेज दिखाकर उसमें ये आपके पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके अंदर मैंने सारा आपको दिखाऊंगी कि प्रेसिंग कैसी होती है, क्रिम्पिंग कैसी होती है, कर्लिंग रोड कैसे होती है, स्टाइलिंग हम ये सब कैसे कर सकते हैं, लेयर्स कट कैसा होता है, फेदर कट कैसे होता है, ये मैं आपको सारा क्लियर करूंगी। कर्लिंग रोड वो होती है जो एक बिल्कुल पेन की तरह रोड होती है, इस तरह से देखो, ठीक। उसके ऊपर एक प्लेट पतली सी होती है, जिसके ऊपर हम बालों को लपेट कर हम उसको टेम्परेचर पर कर्ल करते हैं। बालों को उस तरह से लपेट कर हम उसको क्या है इस तरह से छोड़ देंगे। आप देखोगे हमारे बालों में उसी तरह के लच्छानुमा बाल बन जाएंगे, जिस तरह से आप कर्ल चाहते हो। कर्लिंग रोड के अलग अलग इफेक्ट होते हैं, इसमें हमारे पास पतली रोड भी होती है, थोड़ी उससे मोटी भी होती है, और हमारे पास बिल्कुल बड़ा रोल भी होता है, जिससे हम क्लाइंट के
जैसे कोई हम लेयर कट है, फेदर कट है, अगर इस तरह से हम यूज़ करते हैं तो हम कटिंग में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर वैसे ही अगर क्लाइंट को पर्मिंग करवानी होती है या बालों को कर्ल करवाना आता है तो हम कर्लिंग रोड का इस्तेमाल कर लेते हैं। या आपने देखा होगा ब्राइडल के जो हम आगे से स्टेप छोड़ते हैं, फ्लिक्स निकालते हैं, उसको भी हम कर्ल दिए होते हैं, तो वो कर्लिंग रोड से ही हम करते हैं। तो चलते हैं आप आज की पिक्चर्स पर, दिखाती हूँ मैं आपको उसको उसमें कि हमने क्या क्या प्रोसेस उसके अंदर किया हुआ है। देखिए, जैसे मैंने आपको लेयरिंग और फेदर कट के बारे में बताई था कि कैसे कैसे स्टाइलिंग और कटिंग होते हैं, तो आप ये स्लाइड में विभिन्न प्रकार के कटिंग एंड स्टाइलिंग देख रहे हो, किस किस तरह के स्टाइल्स और कटिंग किए हुए हैं। नेक्स्ट में आप देख रहे हो कि लेयर कट, मैंने आपको बताया ही था कि स्टेप बाय स्टेप लेयर कट होता है। जैसे ये देखिए, ये बैक से ये वाली लेयर है, लेयर्स कैसे बनती नजर आ रही हैं बालों में, हम अपने आप भी घर में कैसे लेयर कट कर सकते हैं और ये लेयर कैसे बनती आ रही है। इसी तरह फेदर कट होता है, जिसे मैं अभी आगे बताऊंगी। ये हम बिल्कुल फ्रंट में जो है बाल हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे इसमें ये हमने आगे देखो चिन के हिसाब से बाल लिए हुए हैं, तो ये इतना कट करना है। तो मैं इसको अच्छे से आपको बता रही हूँ कि लेयरिंग में बालों को विभिन्न लंबाई वाले जो बाल होते हैं उसमें कट करके स्टाइल बनाया जाता है। यह शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग बालों पर बनाया जाता है। लॉन्ग में भी कर सकते हैं और शॉर्ट में भी। लेयरिंग और जो फेदरिंग स्टाइल में की जाती है जो कटिंग, उससे भारी बालों को हल्का दिखाया जाता है। यानी कि अगर जिसके हल्के बाल हैं उसको हम रोलर के द्वारा या ड्रायर के द्वारा हैवी भी कर सकते हैं, उनका वॉल्यूम हैवी दिखा सकते हैं, और हम इसको कम भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे इसके फायदे क्या है, लेयर कट के फायदे भी होने चाहिए। क्या है कि लेयर या फेदर कट में के बालों में जो टेक्सचर को अच्छा दिखाता है, जिन लोगों के बाल नेचुरली सीधे और पतले होते हैं उन पर यह हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। जिन लोगों का फेस लंबा होता है उन्हें यह हेयर कट अधिक शूट करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी कटिंग या स्टाइलिंग है वो फेशियल शेप के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस फेदर कट की। ये देख रहे हो आप फेदर कट में कैसे, जैसे कबूतर के या पक्षी के जैसे पंख होते हैं ना, उस हिसाब से ये कटिंग की हुई है। देखो, उस हिसाब से इस तरह से ये फेदर बनते हैं, पंख बनते हैं ऐसे। ये देख रहे हो आप, ये इस तरह से आगे यहाँ पे पंखनुमा ऐसे बाल होते हैं और पीछे से ऐसे दिखता है। इसको भी मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि यह हेयर स्टाइल पुरुष और महिलाओं दोनों में ही होता है। पुरुषों में भी शॉर्ट बालों में आप देखते हो कैसे पंखनुमा बाल होते हैं, और लेडीज में लॉन्ग हेयर में ऐसा ये कट 0 डिग्री के ढकने से लेकर कंधे की लंबाई तक होती है। लॉन्ग हेयर में भी कर सकते हैं। इस हेयर कट को साइड या सेंटर पार्टिंग दोनों में ले सकते हैं। इसको हम साइड पार्टिंग में भी कर सकते हैं और सेंटर में भी, और वही हम स्टाइल ले सकते हैं। बालों को पीछे की ओर ब्रश किया जाता है। इसके लुक पक्षी के पंखों जैसी होती है, जैसे आपको ये शो हो रही है पक्षी के पंखों। मैंने पहले ही बताया आपको। हेयर कट किसी भी प्रकार के बालों की लंबाई में की जा सकती है और ये करने में बहुत अच्छा लगता है। इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में कर सकते हैं। इसको पीछे से वी शेप में या यू शेप में कर सकते हैं। ये देखिए, ये वी शेप में जा रही है और ये यू शेप में जा रही है, तो हम शेप भी अकॉर्डिंग उसके क्लाइंट के कर सकते हैं। बालों को सीधा नीचे की ओर कॉम्ब किया जाता है, तो हॉरिजॉन्टल लेयर यूज करें। बालों को कट पूरा होने के बाद ड्रायर द्वारा बालों को सेट करें और राउंड ब्रश की सहायता से बालों को दिशा प्रदान करें। सेंटर क्लाइंट, ये हमने क्लाइंट टू अकॉर्डिंग रखना है, सेंटर या थर्मल हेयर स्टाइलिंग में क्या होता है, मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें पहले जो फिल्मों में हीरो हीरोइन थे वो क्या करते थे, अपने पिनकल्स या फिंगर्स या रोलर के द्वारा थर्मल हेयर स्टाइल बनाते थे, जिसमें आगे से एस प्रकार के या स्प्रिंग नुमा इस तरह से स्टाइल से बनते थे। बट आज क्या है, थर्मल हेयर स्टाइल प्रेसिंग में आ गया है। प्रेसिंग, कट, कर्लिंग या कर्लिंग रोड से आजकल ये जो स्ट्रेटनिंग, पम्मिंग जो भी है स्टाइल, ये पॉपुलर होते जा रहे हैं। अगर इसे उचित ढंग से किया जाता है तो ये देखने में बहुत अच्छा लुक लगता है। बालों को कर्ली या रफ बालों को टेम्परेरी रूप से बिल्कुल सीधा कर देता है। इसे हीटेड आयरन या कॉम से
किया जाता है। प्रेसिंग द्वारा बालों में शैम्पू करने तक रहती है, ये हमारी टेम्परेरी होती है और हम इसको परमानेंट भी करवा सकते हैं विद केमिकल। तो ये आप देख रहे हो कैसे इन्होंने रोलर के द्वारा थर्मल हेयर स्टाइल बना रहे हैं। ये देख रहे हो आप, ये रोलर लगाए हुए हैं और ये रोल राउंड ब्रश है जिसे थर्मल हेयर स्टाइल टेम्परेरी किया जाता है। ये देखिए इस तरह से ये थर्मल हेयर स्टाइल है, ये देखिए ये परमानेंट है। नेक्स्ट हमारी बात है हेयर प्रेसिंग की। आजकल जैसे मैंने पहले बताया था कि हेयर प्रेसिंग हर कोई करवाना चाहता है। बाल अगर रफ हो जाते हैं, जैसे ये देख रहे हो कैसे बाल हो रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल झुरमुरे से बाल हो रहे हैं, इनको हम प्रेसिंग करके कितने अच्छे से कर सकते हैं। ये प्रेसिंग मशीन है हमारी और ये थोड़े थोड़े बाल लेकर हम प्रेसिंग कर रहे हैं। ये देखिए ये पूरे बालों की प्रेसिंग ऐसे दिखा रहे हैं, ये थोड़े बाल लेके कैसे हम प्रेसिंग कर रहे हैं। प्रेसिंग में बालों को थोड़ा जितना लोगे उतनी अच्छी प्रेसिंग आपकी आएगी। प्रेसिंग 3 प्रकार की होती है, सॉफ्ट प्रेस, मीडियम प्रेस और हार्ड प्रेस। ये मैं आपको बता देती हूँ। सॉफ्ट प्रेस में क्या होता है, 50 से 60 डिग्री कर्ल रिमूव करता है, जो यह थर्मल प्रेसिंग मशीन या आयरन मशीन से भी अपने बालों को एक बार करने से हो जाता है। मीडियम प्रेसिंग में क्या होता है, यह 60 से 75% कर्ल रिमूव करता है। यह प्रेसिंग मशीन द्वारा सभी बालों को थोड़ा थोड़ा दबाव देकर अच्छे से प्रेस किया जाता है। हार्ड प्रेसिंग में यह 100% कर्ल रिमूव करता है। यह प्रेसिंग मशीन 2 बार किया जाता है, जिससे डबल प्रेसिंग की जाती है, जिससे अच्छे से जो भी कर्ल है वो अच्छे से निकल जाए। नेक्स्ट है हमारे कर्ल्स। कर्ल्स क्या है, अब ये भी हमारा देखो उसमें है, थर्मल हेयर स्टाइलिंग में है। कर्ल्स जो है आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हम ब्राइडल में भी आगे जो फ्लिप्स करते हैं वो हम कर्लिंग रोड के द्वारा ही करते हैं। ये देखिए ये लूज कर्ल्स बना रहे हैं और ये टाइट कर्ल्स बना रहे हैं। इनमें आप देख रहे हो जहाँ मेरा कर्सर है, देखिए ये इनके टाइट कर्ल्स हैं और ये लूज कर्ल्स हैं। कैसे अलग अलग आपको कर्ल्स दिखाए हुए हैं। ये कर्लिंग रोड है इनके हाथ में, इस कर्लिंग रोड के द्वारा कर्ल्स बनाए जाते हैं। ये देखिए स्प्रिंग नुमा कैसे बनाए हुए हैं इन्होंने। कर्लिंग रोड को क्या है, हाथ में पकड़कर अच्छे से रिंग फिंगर या लिटिल फिंगर इसकी ओपनिंग या क्लोजिंग को कंट्रोल करती है। इनमें फिंगर्स का भी यूज करता है जिसको कंट्रोल कर देते हैं। या कर्लिंग रोड के ऊपर प्लेट लगी होती है, जैसे ये वाली है, कर्सर से देख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वाली है, ये इसे अच्छे से पिन अप कर लेती है और अच्छे से बालों को कर्ल कर देती है। इसे हम मनचाहा आकार दे सकते हैं। इसमें कर्ल जो है हमारे छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। कर्ल्स या वेव बनाने के लिए स्टाइलिंग कॉम्ब का यूज होता है। जब भी आयरन से काम कर रहे हैं तो कॉम्ब को साथ साथ यूज करना चाहिए। कॉम्ब का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है या साथ होता है। अब इसमें है कि कर्ल्स 2 इंच लंबा या सेक्शन ले और जितने बाल कर्लिंग आयरन में आए उतने बाल लें। आयरन का टेम्परेचर एक कागज के टुकड़े पर चेक करें। उसे हाथ नहीं लगाना है, अगर हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा, या आप बालों में डायरेक्ट उसे यूज करोगे, अगर हाई टेम्परेचर पे है तो बाल भी जल जाएंगे। तो बालों के स्टैंड को लेफ्ट हैंड में थंब और इंडेक्स फिंगर के मध्य रखें और अच्छे से उसको आयरन जो रोड है हमारी उस पर लपेटे। आयरन को जल्दी ओपन और क्लोज करें, इसे ज्यादा देर तक हमें नहीं रखना है। लेफ्ट हैंड से बालों को एंड को आयरन के पॉइंट पर रखें। बालों को रोल करते जब तक आयरन दिखनी है वह न हो जाए, जब तक करनी है जब तक हमारी आयरन इसमें हो नहीं जाती, रोल हो नहीं जाते। स्कैल्प के पास से जलने से बचने के लिए कॉम्ब या टिश्यू पर रखें। स्कैल्प से दूर रखना, इसको थोड़ा 2 सेकंड्स के लिए ही रखें इसको, और अन्यथा बालों के एंड्स अधिक गर्म होकर पोजीशन में ले लेंगे, वो ज्यादा कर्ल्स हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमारे बॉब कर्ल्स भी आते हैं, जैसे ये बॉब कर्ल्स हैं। ये बॉब कर्ल्स क्या होते हैं, छोटे बालों पर यूज होते हैं। जैसे आपने अफ्रीकी देखे होंगे, उनके बिल्कुल नेचुरली बाल ऐसे होते हैं राउंड किए हुए, लेकिन हमारे यहाँ पे फैशन चला हुआ है कि हमने ये ऐसे कर्ल करवाने हैं। तो ये 1.5 से 2.5 इंच लंबे होते हैं। बालों आयरन में लगाएं और 2 सेकंड के बाद आयरन को बालों से निकाल दें। इसमें कुछ बातें याद रखनी होती है। क्या है, आयरन से काम करने से पहले बाल ड्राई होने चाहिए। यदि आप आयरन करने से पहले लोशन टाइप ऑयल या
क्रीम यूज कर रहे हैं तो बाल अच्छे से सूखेंगे नहीं और कर्लिंग के बाद चिपके चिपके दिखाई देंगे। बाल आपका ऑयल फ्री होना चाहिए। बालों का स्टाइल लेते समय सम सेक्शन और सब सेक्शन यूज करें। मीन्स छोटे छोटे सेक्शन आपने लेकर काम करना है। फाइन या ब्लीच या परमानेंट वेट बालों में कम हीट और कम देकर आयरन के पास रखने की आवश्यकता होती है और स्ट्रैंड की मोटाई वाले टेक्सचर और कॉम्बिनेशन और कर्ल की मात्रा पर डिपेंड करती है। परफेक्ट कर्ल बनाने के लिए सेम टाइम में स्टैंड और आयरन को घुमाए। खराब कर्ल से बचने के लिए बालों के एंड पर हल्का सा ब्लंट कट दे दें। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी बात आती है क्रिम्पिंग की। देखिए जैसे आपने प्रेसिंग भी इसमें देखी है, आयरन भी देखी है, इसी तरह ये होती है हमारी क्रिम्पिंग मशीन। ये भी हम बालों में पार्टी लुक हम दे सकते हैं। जैसे आप इसका फर्स्ट लुक देख रहे हो, बालों के अंदर जिगजैग बना हुआ है एस शेप का, या इस तरह से ये देखिए ये हमारे बाल क्रिम्प किए हुए हैं और ये हमारी क्रिम्पिंग मशीन है। इसे भी आप जैसे मैंने आपको रोलिंग कर्ल रोड का बताया है या प्रेसिंग बताया है, उसी के अकॉर्डिंग इसे भी करना है। वही प्रिकॉशंस आपने ध्यान रखने हैं और वही प्रोसीजर है सेम। नेक्स्ट हमारी आती है हेयर कलरिंग की। देखिए स्टाइलिंग और कटिंग के बारे में हमने पढ़ा। अब इसका पार्ट आता है हेयर कलरिंग का। हेयर कलर आजकल हर कोई करवाना चाहता है और ये मोस्ट पॉपुलर होता जा रहा है। कलर करवाना हमारा एक शौक है। वैसे तो देखो गॉड गिफ्टेड होता है हमारे हार्मोन्स की वजह से। जो हमारे वाइट बाल होते हैं उन्हें हम ग्रे हेयर्स कहते हैं। तो वो जो बाल होते हैं हमारे, वो हमारे हार्मोन्स के चेंज होने के कारण, एजिंग मतलब कि एज होने के कारण हमारे बाल ऐसे होते रहते हैं। लेकिन हम उसको एक अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप डिफरेंट कलर के यहाँ पे कलरिंग देख रहे हो। हेयर कलरिंग करने से पहले इसे पर्पस को जानना आवश्यक है कि जानने के बाद आप हेयर कलर प्रोडक्ट और सर्विस चूज कर पाएंगे। इसके लिए आपको इन चीजों का जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें सफेद बालों को छिपाना, कोई स्पेशल हेयर कलर पसंद होना या सूर्य या क्लोरीन की वजह से खराब हुए बालों को ठीक करना, फैशन के अकॉर्डिंग और हेयर कट के अकॉर्डिंग आप ये काम कर सकते हैं। कैसे कलर करना है ये देखिए कैसे कर रहे हैं। ये हमारी फॉयल तकनीक है। फॉयल से भी हम कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे पिक्चर में बताऊंगी। ये इस तरह से विभिन्न प्रकार के चार्ट्स होते हैं, कैसे हमारा हेयर कलर का इफेक्ट आता है। ये देखिए ये हमारा हेयर चार्ट है। इसे हम देख के अपना कलर चूज कर सकते हैं और वही हम अपना कलर करा सकते हैं। या हमारा खुद का प्रोफेशन है तो हम क्लाइंट पर इनमें से चूज करवा कर वो कलर उनमें कर सकते हैं। कि बालों की पार्टिंग करनी है, जैसे ये देखो इनमें की हुई है पार्टिंग, सेक्शन बना लेना है छोटे छोटे और उसके अंदर प्रोटेक्टिव क्रीम भी पहले लगा लेनी है, जैसे फोरहेड पे, कानों के पास, आसपास स्किन पर, ताकि जो हम कलर कर रहे हैं वो हमारी स्किन पर न आए। तो इस तरह से हमने जो बाल है शैम्पू कर लेना है, जैसे कॉम्ब कर लेना है, पार्टिंग कर लेनी है, हाथों में ग्लव्स डालने हैं, कलर को मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से क्लाइंट को प्रिपेयर करना है। फिर ब्रश लेंगे, इस तरह से हम पार्टिंग करेंगे और कलर अप्लाई कर देंगे। प्रोसेस होने के बाद हम स्टैंड टेस्ट करेंगे, उसके बाद शैम्पू करेंगे और फिर स्टाइल बना। नेक्स्ट है टिंट रिटच। देखो जैसे हम कलर करते हैं उसमें हमारे बाल क्या है, जैसे गर्मियों के टाइम में पसीना ज्यादा आता है हमारे स्कैल्प पर या तेल आता है, तो इस प्रॉब्लम से हमारे जो बाल हम अगर कलर करते हैं तो वो जल्दी रिमूव होने लग जाता है जड़ों से। जड़ से जब रिमूव होते हैं, बाकी हमारे जो बाहर अगर क्यूटिकल्स पे रहते हैं हमारे, तो हम क्या करते हैं बालों में कलर रहता है और जब रूट से चला जाता है तो वो देखने में भद्दे लगते हैं। इसके लिए हमें रीटच करना होता है। रीटच किसको कहते हैं, जो जड़ों से करना होता है। बालों की ग्रोथ आधा इंच बढ़ते हैं, ऐसे में बाल रीटच देना आवश्यक होता है। हेयर कलर का रिजल्ट तभी बेस्ट है जब तक बालों के रूट एरिया में न्यू ग्रोथ न हो जाए। मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन को चेक करें और सेम प्रोसीजर इन बालों पर करें। तो हमने बालों को जो है कलर लेना है और बालों में अप्लाई रूट में एक आधा इंच छोड़कर करना है। ये देखिए कैसे हमने यहाँ किया हुआ है, इस तरह से बिफोर और आफ्टर देखिए, पहले देख रहे हो आप और बाद में रिजल्ट देख रहे हो, तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट है हमारा
कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन वो है किसी भी केमिकल से काम करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यह रिस्की न हो। सैलून में कार्य करते समय ध्यान रखना चाहिए कि सभी हेयर कलरिंग मटेरियल को हवा के संपर्क में आने से बचाना है और अच्छे से जो ढक्कन है वो टाइट बंद कर देना है। हेयर कलर प्रोडक्ट को हमेशा कूल या डार्क स्थान पर रखें। अंधेरे वाले कमरे में या जहाँ पे ठंडा स्थान हो वहाँ रखना है। धूप वगैरह में नहीं रखना है, या ज़्यादा जहाँ पे लाइट्स वगैरह हो तो वहाँ पे नहीं रखना है। बच्चों के फोन से भी दूर रखना है। प्रत्येक कलर बोतल पर लिखी एक्सपायरी डेट और उसके इंग्रेडिएंट्स को जरूर ध्यान रखें। हमेशा निर्माता के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर हम कोई भी कलर या लाइटनिंग हम करवा रहे हैं तो उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। 24 घंटे पहले पैच टेस्ट अवश्य करना चाहिए ताकि किसी उसका रिजल्ट जो है नेगेटिव हो और कोई प्रोडक्ट यूज करें तो उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। कलर करते समय बालों में ब्रश ना करें और बोतल, ब्रश, कॉम, टॉवल को सैनिटाइज जरूर करना है। क्लाइंट के कपड़ों को अच्छे से ढकें ताकि कोई कलर हम उनके कपड़ों पर ना गिरे। उसके कलर करने के बाद स्टैंडर्ड अवश्य करें। टिंट को मिक्स करते समय ग्लास या प्लास्टिक का बाउल लें। एप्लीकेटर की हेल्प से उसे मिलाएं। अधिक समय पहले टिंट को मिक्स करके न रखें, क्योंकि अगर हम ज्यादा कलर को पहले इस्तेमाल कर लेंगे तो वो ज्यादा जल्दी इफेक्ट नहीं करता। हाथों पर ग्लव्स पहने ताकि हमारे हाथ खराब न हो। कलर को क्लाइंट की आंखों से दूर रखें। टिंट को बार बार एक ही स्थान पर न लगाएं। माइल्ड शैम्पू का यूज करें ताकि इसे तेज शैम्पू कलर को रिमूव कर देगा। सर्विस देने से पहले और बाद में अवश्य हाथ जरूर वॉश करें। नेक्स्ट है लाइटनिंग। लाइटनिंग वो है जो हमारे एक फैशन में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसे बालों को लाइट करने के लिए पुरानी शराब और पानी का यूज करते थे पहले वाले लोग, लेकिन अब दिनों दिन हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जिससे हम अपने बालों को जो मन चाहे वो ब्लॉन्ड, लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन ऐसे कलर कर सकते हैं। ये जो है रेडिश गोल्ड शेड पाने के लिए इस मिक्सचर को पूरी रात लगाकर रखते हैं। जो पहले वाली थी, जो जैसे शराब वगैरह लगाते थे या जो भी थे, वो उस मिक्सचर को पूरी रात लगा कर रखते थे, तब जाके इनके बालों में ऐसा लाइटनिंग कलर आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट अकॉर्डिंग टू हेयर्स पर डिपेंड करता है कि हमें कितने टाइम तक प्रोडक्ट रखना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज लूज द नॉट ऑफ फेमस 1889 में की थी, जो हेयर लाइट को जल्दी कम समय में पूरा करता है। यानी कि 1889 में ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स आ गए थे जो हमने बालों पे अप्लाई किए तो उसका बेस्ट रिजल्ट आया। आप आफ्टर और बिफोर और आफ्टर में रिजल्ट भी आप दे सकते हैं कि लाइटनिंग से पहले क्या हेयर थे और बाद में कैसा इफेक्ट आया हुआ है। देखो, इसमें हम बालों को ब्लीच भी करते हैं। अमोनिया वाटर इस मिश्रण को एल्कलाइन बना देता है ताकि बाल पहले वाले कलर को छोड़कर दूसरा कलर ले ले। विभिन्न प्रकार के हेयर लाइटनर मार्केट में आजकल बहुत से मिलते हैं। क्रीम लाइटनर ठीक होते हैं, इसमें कंडीशनर भी होता है। आजकल इनका यूज अधिक हो रहा है क्योंकि इन्हें स्कैल्प के बिल्कुल नजदीक आसानी से लगाया जा सकता है। इसका कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं होता, इनके बहने का डर भी नहीं होता। क्रीम लाइटनर्स पर रीटच देना आसान होता है। इन पर ब्रश और बोतल दोनों मेथड यूज किए जा सकते हैं। ऑयल लाइटनर्स अकेले यूज होते हैं क्योंकि ये बहुत धीमे और मैसी होते हैं। पाउडर लाइटनर्स को क्विकी लाइटनर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनकी प्रक्रिया बहुत तेज होती है, इसलिए यह फ्रस्टी में अधिक यूज होते हैं। पाउडर लाइटनर्स में बालों को गिला रखना होता है क्योंकि पाउडर के नाम से ही पता चल रहा है कि वो पाउडर कितना सूखा है और फिर हम इसे गिला करके ही यूज कर सकते हैं ताकि अच्छे से काम करें। एक बार मिक्सचर सूखने के बाद पाउडर लाइटनर काम नहीं करते। ये लाइटनर स्कैल्प पर और स्कैल्प छोड़कर दोनों पर यूज किए जा सकते हैं क्योंकि लाइटनर्स की अपनी विशेषता और अपने मेथड होता है। तो ये देख रहे हो आप ब्लीच का इफेक्ट देख रहे हो आप कैसे इफेक्ट आया हुआ है और आजकल ये हर कोई करवाता है। जैसे मैंने आपको पहले पिक्चर में आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि पैच टेस्ट करना चाहिए, है ना, स्टैंड टेस्ट करना चाहिए। तो मैं पैच टेस्ट और स्टैंड टेस्ट क्या होती है उसको अच्छे से आपको बताना चाहती हूँ। स्टैंड टेस्ट ऑन
पैच टेस्ट क्या होते हैं? Patch test using a cotton bud or tissue apply on dab of the mixed product behind the ear. Remove after 24 hours with water and a cleanser. Remove immediately if erection occurs. Stand test. View your potential result before you apply the center content. If you wish to preview result period to full head application, conduct a stand test using a small section of hair no more than a centimeter in width. Patch test. Selected test area, cleanse area, mix small amount of product, apply to test area, leave undisturbed for 24 hours. Semi-permanent preparation. Do patch test, do client consultation, remove and store jewelry, drape client, apply protective cream. Stand test. How do we skin test? Each company provide their own way the testing. Follow manufacturer's guidance. Vela mix a small amount color with peroxide and place behind and with cotton, but inform client that it must stay on for the next 24 hours, 48 hours, and of the type of reaction that may cause of the is allergy. यानी कि इसमें देखो, मैंने अभी आपको इंग्लिश में बताया, मैं इसको हिंदी में बता रही हूँ सिंपल भाषा में, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। पैच टेस्ट वो होता है जब हम क्लाइंट पर कोई कलर यूज करते हैं, जैसे हम ब्लीच करते हैं, बालों में हम कलर को यूज करते हैं, तो उससे पहले पैच टेस्ट होता है। तो पैच टेस्ट कहाँ होता है? जैसे एल्बो पर या कान के पीछे, यहाँ पे हम यूज करते हैं, थोड़ा सा लगाकर उसे हम कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं और बाद में क्लीन करते हैं। अगर वहां पे कोई खुजली नहीं हो रही या दाने वगैरह नहीं निकले या स्वेलिंग नहीं आ रही, ऐसा कुछ अगर कुछ एलर्जी के सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको वो कलर नहीं यूज करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिखता है, जैसे देखिए इस स्लाइड में यहाँ पे ये ऐसे मैंने आपको दिखाया हुआ कहाँ टेस्ट करना चाहिए, ये इस तरह से। तो अगर आपके उसके स्किन के ऊपर कोई एलर्जी करता है तो वो आप केमिकल यूज ना करें, अदरवाइज आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा पैच टेस्ट। स्टैंड टेस्ट क्या होता है? अगर हम क्लाइंट के बालों में कुछ हम केमिकल अप्लाई करते हैं तो हम एक स्टैंड बालों की देखते हैं कि उसमें वो प्रोसेसिंग हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो हम थोड़ी देर के लिए और छोड़ देते हैं। ये होता है स्टैंड टेस्ट करना। तो आशा करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा कि पैच टेस्ट क्या होता है और स्टैंड टेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ट टोनर की। देखो, अगर आप कोई केमिकल अप्लाई करते हो बालों के ऊपर तो जरूरी है कि उसके ऊपर टोनर भी अप्लाई करना। टोनर हमारा मार्केट में भी बहुत तरह से मिलता है और हम होममेड भी टोनर यूज कर सकते हैं। होममेड हम टोनर या जो रेडीमेड टोनर हम इसलिए अप्लाई करते हैं, अगर बालों में कोई हमने केमिकल यूज किया है तो वो केमिकल उसके बालों पर ज्यादा हानि ना कर सके, इसलिए टोनर रिटेन कर लेता है, इसलिए हम टोनर का इस्तेमाल करते हैं। और टोनर जो होता है वो हमारे बालों को सेफ रखता है लॉन्ग टाइम। फिर हम देखो बाल पे अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेयर लाइटनिंग कई तरह की होती है। जैसे हमने आपके सिलेबस में है कैप टेक्निक और फॉइल टेक्निक। कैप टेक्निक क्या है? इस तरह से प्लास्टिक की कैप आती है, ये बिल्कुल प्लास्टिक की हार्ड की भी आती है और एक कैप की तरह भी होती है। इसे हम क्लाइंट के सिर पर पहनाते हैं। और क्रोशिया का नाम तो सुना ही होगा, एक पिन होती है, उसके द्वारा हम इसको बालों को निकालते जाते हैं और इन्हीं पे हमने बालों को हाईलाइट करना है। ये देखिए यहाँ पे कैसे ये प्रोसेस कर रहे हैं। ये हमारी कैप है और इस तरह से ये बाल निकाल रहे हैं, ये इस तरह से निकालने हैं। ये देखिए इन बालों में सारों में कलर हाईलाइटनिंग हुई है। ये देखिए इसका इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए इस तरह से बालों में किया हुआ है, ये इफेक्टिव है। ये है फॉइल टेक्निक। हम बालों में कलर
फॉइल पेपर जो आता है, जिससे हम अपना खाना पैक भी करते हैं, या खाने वाले किचन में जो यूज़ करता है फॉइल तकनीक एल्युमिनियम का, वो हम इसमें यूज़ करते हैं। ये हम बालों में कलर करके फॉइल से इसको कवर कर देते हैं ताकि वो प्रोसेसिंग बालों में होती रहे। ये है फॉइल तकनीक का रिजल्ट। देख रही हूँ आप कैसे बालों में अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। ये है कैप तकनीक का रिजल्ट और ये है फुल तकनीक का रिजल्ट। तो आपने पिक्चर में अच्छे से देखा होगा, जाना होगा, तो आप उन पॉइंट्स को नोट भी करें और जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताए हैं उनको भी आप नोट करें ताकि आपके नॉलेज में रहें। तो फिर हमने बात की थी कटिंग एंड स्टाइलिंग की। देखो, इसको करने के लिए हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम कोई कटिंग, स्टाइलिंग या बालों का कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए हेयर वॉश होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, जैसे शैम्पू की, कंडीशनर की, या कुछ अगर हम केमिकल यूज़ करते हैं तो उसके लिए न्यूट्रलाइजर की। अब शैम्पू हमारा क्या काम करता है, आप तो आपके नॉलेज में तो ये होगा कि शैम्पू कर लिया, चलो बाल अच्छा सा धुल गया और मतलब कि निखर गए बाल, है ना। लेकिन हमारे शैम्पू का मेन पर्पस होता है बालों में से धूल मिट्टी और तेल को रिमूव करना। जो हमारे सीबम बन जाता है सिर के अंदर, उसको रिमूव करना। जैसे देखो, कईयों के बाल ऑयली होते हैं, 2 दिन बाद सिर धोते हैं, या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद फिर वो चिपचिपे हो जाते हैं, यानी कि उनके ज़्यादा सीबम निकलता है, उसके कारण ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम दूसरे दिन, तीसरे दिन हमें हेयर वॉश करना ही चाहिए। फिर बारी आती है कंडीशनर की। शैम्पू का तो मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है कंडीशनर की। कंडीशनर होता क्या है? अब बहुतों को ये नहीं मालूम कि कंडीशनर क्या चीज़ है, हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। कंडीशनर हमारे बालों को अच्छे से स्मूथ एंड शाइनी बनाता है, ठीक। फिर हमारी बारी आती है, देखो, तेल की। जहाँ हम अपना सिर वॉश भी कर लेते हैं, बालों को वॉश करते हैं, कंडीशन भी कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम बालों में प्रॉपर मात्रा में तेल नहीं लगाते तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती हैं। जैसे बालों का टूटना, झड़ना, दो मुँहे होना, लाइस एंड नीड्स होना, रुसी होना, बालों रूखे हो जाना, डैंड्रफ हो जाना, यानी कि ये सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं, ठीक। और ये किस कारण आती है? तेल ना लगाने की वजह से। जैसे देखो, आज के फैशन के दौर में दुनिया इतनी हो गई है कि तेल जरूरी नहीं समझती बालों के लिए, लेकिन हमें तेल लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमारे शरीर की गाड़ी चलाने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे बालों का जो पोषण होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वो क्या होता है? तेल। आप तेल कोई भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तेल हमारे स्पेशल कुछ होना चाहिए कि उससे हमारे बालों में इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। तेल कोई भी हो, लेकिन उसे कभी डायरेक्ट तेल नहीं लगाना चाहिए। डायरेक्ट मतलब ठंडा तेल कभी बालों में यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा कोई भी अगर आपका तेल है तो उसको हमेशा गुनगुना करके बालों में लगाना चाहिए और बालों को हमेशा जड़ों में लगाना चाहिए। तेल लिया और बालों में ये इस तरह से लगाया, बिल्कुल ऊपर लगाया, चलो हो गया, ऐसा नहीं करना है। बालों के लिए न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसकी जड़ों में। अगर आप बालों की जड़ों में तेल लगाओगे तो सबसे अच्छा उनको पोषण मिलेगा, बाल हेल्दी बनेंगे, अच्छे बनेंगे, काले होंगे, लंबे होंगे, जड़ें मजबूत बनेगी और जो समस्या है वो भी दूर होगी, डैंड्रफ भी नहीं होएगा, ड्राइनेस भी नहीं होगी और हमें अलग प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। इसलिए क्लाइंट को सजेस्ट करें कि आपको तेल भी लगाना है। आप लेयर्स और फेदर्स कट में आपने देखा होगा कि कैसे पिक्चर्स में अच्छे से मैंने उसको डिफाइन किया हुआ है, अच्छे से आपने देखा भी होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है मेरे, नोट्स कर लेना और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछें कि हमें ये समझ में नहीं आया, मैं आपका पॉइंट क्लियर करूँगी। आज के लिए इतना ही।